आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वह आज से तकरीबन 10 साल पुरानी है। यह कहानी मुझे मेरे गांव के एक दोस्त ने सुनाई थी। मैं आपके सामने वह कहानी रख रहा हूं जो लोगों ने वास्तव में अनुभव की है और जो मैंने बड़े बुजुर्गों से सुनी है। इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम नरेश है। तो चलिए हम नरेश की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह कहानी आज से 10 साल पहले की है। उस समय मैं दिल्ली में रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और वहां मेरा एक दोस्त मंडली बन गया था जिसमें हम 3-4 दोस्त थे। जब गर्मियों की छुट्टियां आईं तो मेरा एक दोस्त राहुल मुझे अपने गांव बिहार के समस्तीपुर ले गया। गांव जाते वक्त हमने गाड़ी पकड़ी। राहुल रास्ते में अपने गांव के किस्से सुनाने लगा और सुनते सुनते शाम हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था और हम जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और सड़क उन पेड़ों के नीचे छिपी हुई लग रही थी। तभी मेरे दोस्त ने कहा, जानते हो नरेश, इस सुनसान सड़क पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, यह तो सच है। इतनी घनी रात और जंगल में कोई क्यों आएगा? लेकिन वह बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल यह रास्ता दिन में भी सुनसान रहता है क्योंकि यहां एक अजीब चीज रहती है। मैंने पूछा, वह कौन है? लेकिन हमारी बातचीत में अचानक ड्राइवर सहम गया और डरी हुई आवाज में बोला, भाई, उसका नाम मत लो। रात में यह चीज और भी ताकतवर हो जाती है। पहले हमें सुरक्षित घर पहुंचने दो। यह सुनकर मैं थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगा। मैं खिड़की से जंगल की ओर देखने लगा। तभी मुझे कुछ दूर पर एक औरत की परछाई नजर आई, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें धुएं को चीरकर हमें देख रही थीं। मैं डर गया और राहुल से कहा, भाई देखो, वह कौन सी औरत खड़ी है। लेकिन जब तक उसने देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद हम घर पहुंच गए, लेकिन उस औरत का चेहरा मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। राहुल ने कहा, नरेश, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। ऐसी कोई चीज जंगल में नहीं थी। मुझे लगा कि हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूं। मेरे गांव आने का एक और बड़ा कारण यह था कि राहुल के बड़े भाई सुरेश की शादी थी। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं, तो मुझे भी घूमने का मन था। शादी के कार्यक्रम में सभी रिश्तेदार आए थे, लेकिन उसके चाचा चाची नहीं आए थे। मैंने पूछा तो राहुल ने बताया कि उनके पिता और चाचा के बीच एक जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी कारण वह नाराज थे। शादी के दिन अचानक सुरेश की तबीयत बिगड़ गई और वह शाम तक चल बसे। पूरे घर में मातम छा गया। मैं राहुल को सहारा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राहुल के चाचा कहीं दिखाई नहीं दिए। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन फिर एक और बड़ी आफत आई। राहुल के छोटे भाई आशीष की भी उसी तरह मृत्यु हो गई। वह पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज से पहले ही वह भी चले गए। दोनों भाइयों की मौत ने राहुल के पिता को तोड़ दिया। चाचा चाची ने फिर भी इस कठिनाई में साथ दिया। इस सब के बीच मैंने राहुल के कमरे में कुछ अजीब देखा। वही परछाई जो मैंने जंगल में देखी थी, राहुल के कमरे में भी थी। उसके लंबे गीले बाल और सड़ेल पैर और भयावह आंखें जो राहुल के कपड़ों को सूंघ रही थीं। मैं डर के मारे चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक वह मेरे करीब आने लगी और हंसने लगी। उसकी मुस्कान धीमी हो गई और उसने मेरी आंखों में देखकर मंद मंद मुस्कुराना शुरू किया। यह देखकर मुझे बेहद डर लगा। उस समय मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे पैंट गीले हो गए। फिर वह अचानक मेरी आंखों से गायब होकर खिड़की से बाहर चली गई। मैं इसके बाद 5 मिनट तक वहीं बर्फ की तरह खड़ा रहा। जब मुझे थोड़ी होश आई तो मैं तुरंत भागकर नीचे गया और घर वालों को इस पूरी घटना के बारे में बताया। लेकिन पता नहीं क्यों किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने विस्तार से बताया कि मैंने जंगल में भी उसी तरह की परछाई देखी थी और वही परछाई अब मेरे सामने थी, तब जब उन्होंने मेरी गीली पैंट देखी तो उन्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया। उनका यकीन तब और बढ़ गया जब उन्होंने राहुल के कमरे में जंगल की मिट्टी देखी। लेकिन इसके बावजूद गांव के कुछ लोगों के मन में अभी भी शंका थी। गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि यह एक डायन है जो कई सालों से गांव को परेशान कर रही थी और अब फिर से आ रही है। जब मैंने यह सब सुना तो मुझसे रहा नहीं गया कि आखिर पूरा माजरा क्या है।
मैंने अपने दोस्त राहुल से बात करने का फैसला किया, क्योंकि वही बता सकता था कि यह डायन कौन है और क्यों तुम्हारे घर के पीछे पड़ी हुई है। इसके पहले उसके 2 भाइयों की मौत हो चुकी थी और अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि उनकी मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई, बल्कि यह सब कुछ उस डायन का किया धरा था। मैंने राहुल से इस बारे में जानकारी लेने का सोचा। मैं उसके पास गया और पूरी कहानी बताने के लिए कहा। उसने बताया कि करीब 25 साल पहले गांव में एक डायन का आतंक था जो छोटे बच्चों का शिकार करती थी। तब उसके पिता और चाचा जी ने एक सिद्ध बाबा को गांव बुलाया और उस डायन को जंगल में भगाया था, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी थी कि वह तब तक जंगल में रहेगी जब तक कोई मनुष्य उसे खुद जंगल से गांव में नहीं लाएगा। अब सवाल यह था कि क्या किसी ने जानबूझकर उसे गांव में बुलाया है, और राहुल के भाइयों को मारने का कारण क्या है। यहां एक बात स्पष्ट हो गई थी कि राहुल के दोनों भाइयों को खत्म करने के बाद अब उसका अगला टारगेट खुद राहुल था। मुझे अपने दोस्त को उस डायन के खतरे से बचाना था। अब गांव में इस डायन की खबर आग की तरह फैल गई थी। सब बातें कर रहे थे कि अगला टारगेट राहुल है। डायन का काला साया पूरे गांव की खुशियों को निगलने के लिए तैयार था, और इसकी शुरुआत हो चुकी थी राहुल के बड़े भाई और छोटे भाई की मौत से। राहुल के परिवार वालों की बात करें तो उनके पिता की हालत बहुत खराब हो गई थी। जब से उन्हें पता चला कि वह डायन राहुल के कमरे में भी पहुंच चुकी है, वह बहुत टेंशन में आ गए थे। वह अपने पहले ही 2 जवान बेटों को खो चुके थे और तीसरे बेटे को नहीं खोना चाहते थे। राहुल के चाचा, जो इस मुसीबत में उनके साथ थे, राहुल के पिता को ढांढस बंधा रहे थे कि हमें साहस और सूझबूझ से काम लेना होगा और उस डायन का सामना करना होगा। इसी बीच राहुल की चाची घर और रिश्तेदारों को संभाल रही थीं। चाची बेहद खूबसूरत थीं, मानो इंद्रलोक की अप्सरा धरती पर आ गई हो। खूबसूरत आंखें जिन्हें देख लेने पर इंसान मूरत बन जाए। हालांकि यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि चाचा जी की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और उनकी पत्नी इतनी जवान कैसे हो सकती है, इस पर मेरा ध्यान गया। लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक चाची मेरी तरफ आकर बोली, बेटा चाय पिएंगे? उनकी उम्र मुझे बराबरी की लग रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बेटा कहकर मुझे असहज कर दिया। मैंने राहुल से पूछा तो उसने बताया कि चाचा की दूसरी शादी हुई थी उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद। मैंने यह बात वहीं छोड़ दी, क्योंकि मुझे अपने दोस्त राहुल को उस डायन के खतरे से बचाना था। मैंने राहुल को सलाह दी कि वह किसी भी हाल में इस घर से बाहर ना निकले। मैं खुद जाकर उस डायन का रहस्य जानने की कोशिश करूंगा। आखिर वह तुमसे चाहती क्या है और क्यों तुम्हारे घर के पीछे पड़ी हुई है। पूरा गांव पहले से ही बहुत डर और सहमे हुए थे। अगर मैं किसी गांव वाले से सवाल करता तो वह चुप हो जाते। गांव वालों को लगता था कि कोई भी डायन को नहीं रोक सकता और वह इस घर को बर्बाद करके रहेगी। राहुल की मौत इस डायन के हाथों तय थी। मैंने कई बार सवाल किए, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरे सवालों के जवाब दे सके। मैंने पूरे गांव का चक्कर लगाया, लेकिन सुबह से शाम तक एक सवाल का भी जवाब नहीं मिला। थक कर मैं अपने दोस्त के घर की ओर लौट पड़ा, लेकिन अचानक रास्ते में लगभग 90 वर्ष की एक बुढ़िया मिली, जो शायद अपने घर का रास्ता भूल गई थी। उसने मुझसे कहा कि उसे घर पहुंचा दूं। मैं बुढ़िया को उसके घर पहुंचाने चला गया। मैंने सोचा उनकी उम्र हो गई है, शायद उन्हें उस डायन के बारे में कुछ जानकारी हो। मैंने पूछा, अम्मा, आपको उस डायन के बारे में कुछ पता है? पर वह कुछ नहीं बोली। मैं रास्ते भर यही पूछता रहा, लेकिन वह मेरी बातों को नजरअंदाज करती रही। मुझे लगा कि शायद वह भी कुछ नहीं बताने वाली है। जैसे ही मैं उन्हें उनके घर छोड़कर जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, थोड़ा भीतर तो आओ बछुआ। डायन के बारे में खुलेआम बातें नहीं करनी चाहिए। वह इन हवाओं के जरिए सब सुनती है। अब बताओ, क्या जानना है तुम्हें? मैंने कहा, अम्मा, मुझे उस डायन के बारे में सब कुछ जानना है। यह सब कैसे शुरू हुआ और क्यों हुआ? इस बीच रात हो गई थी और राहुल के घरवाले चिंतित हो रहे थे। मैं उनके पास नहीं पहुंचा तो वे मेरी भी चिंता करने लगे कि कहीं मैं डायन के कब्जे में नहीं फंस गया। लेकिन राहुल के पिता की चिंता अपने बेटे की थी। उन्होंने और उनके चाचा जी ने फिर से एक फैसला किया
कि वे वर्षों पहले जिस तांत्रिक बाबा के पास गए थे उससे वापस मिलेंगे और डायन को गांव से बाहर करवा देंगे। राहुल के पिता ने अपनी गाड़ी निकाली और चाचा जी को साथ बैठाकर बाबा के पास जाने का फैसला किया। अचानक उन्हें ख्याल आया कि राहुल को अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने चाचा जी को उतार दिया और कहा, अब राहुल की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है जब तक मैं तांत्रिक बाबा को लेकर नहीं आ जाता। चाचा जी ने भरोसा दिलाया कि वह राहुल की पूरी सुरक्षा करेंगे। इस पर राहुल के पिता अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को साथ ले जाकर बाबा को लाने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर मैं गांव के एक कोने में उस बुढ़िया के साथ बैठा था जो मुझे डायन की कहानी बता रही थी। बुढ़िया ने मुझसे पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा, मैं सुबह से शाम तक पूरे गांव के चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन कोई मुझे डायन के बारे में जानकारी नहीं दे रहा। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं कि यह गांव उससे क्यों डरता है और क्यों इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या कर सकते हैं ये गांव वाले? सब के सब मूर्ख हैं। इन्होंने पहले कुछ नहीं किया था और अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ बोल पाएंगे। मैंने उनसे पूछा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? जरा मुझे विस्तार से बताइए। बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और मुझे भी अपने पास बैठने को कहा। मैं उनके बगल में बैठ गया, जल्दी से डायन की पूरी कहानी सुनने के लिए उत्सुक था। बुढ़िया ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, करीब 20 साल पहले इस गांव में एक बानी नाम की औरत थी जो बच्चियों को कढ़ाई का काम सिखाती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, लेकिन कुदरत का खेल देखो, 5 साल में एक बच्चा भी नहीं हुआ। उस बेचारी को गांव समाज, उसके पति और जेठ सब ताने मारते थे और उसे बांझ कहते थे। वह बेचारी रोती भी तो किसके सामने। ऐसे में उसे सहारा मिला बंगाल के एक छोटे से गांव के मजदूर मूंगी लाल से, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम शीला था। वह बानी के पास कढ़ाई का काम सीख रही थी। शीला अपने पिता मूंगी लाल के पास ही रहती थी। मूंगी लाल भी अकेला था और बानी भी अकेली थी, इसलिए दोनों के बीच मेलजोल बढ़ गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक रात को उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय किया। लेकिन जब किसी से मोहब्बत करो तो वह जग जाहिर हो जाता है। बानी के पति को इस बात की भनक लग गई और वह बानी पर गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा कि वह उसे जान से खत्म करने को उतारू था। बुढ़िया की कहानी सुनते सुनते मैं इस कहानी में बहुत रुचि लेने लगा था। मैंने बुढ़िया से पूछा, उसके बाद क्या हुआ अम्मा? क्या वे दोनों गांव से भागकर निकल पाए या नहीं? इस बीच मेरे दोस्त राहुल के पिता जी बाबा को बुलवाने के लिए निकल चुके थे और रात के अंधेरे में ही उन्होंने बाबा के पास जाने का फैसला किया। जैसा कि मैंने पहले बताया, रात के अंधेरे में डायन की ताकत और बढ़ जाती है, इसीलिए राहुल के पिता और उनके चाचा जी ने एक बड़ा जोखिम लिया। गाड़ी का ड्राइवर जंगल से जल्दी निकलने के लिए तेज गति से गाड़ी चला रहा था, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक जलती हुई औरत आ जाती है। ड्राइवर इस दृश्य से भयभीत हो जाता है और गाड़ी को मोड़कर रोकना चाहता है, लेकिन गाड़ी के साथ बड़ा हादसा हो जाता है। उसी समय जंगल की परछाई भी उनकी गाड़ी के पास आ जाती है, यानी डायन वहां पहुंच जाती है और मेरे दोस्त के पिता को उठाकर ले जाती है। वहीं दूसरी ओर मैं अम्मा की कहानी में खोया हुआ था। मैंने उनसे फिर से पूछा, क्या हुआ अम्मा? क्या बानी और मूंगी लाल गांव से भागकर निकल पाए या नहीं? अम्मा ने कहा, नहीं, वे भागकर नहीं निकल पाए। बानी के ससुराल वालों को इसकी भनक लग गई थी कि वह एक मजदूर के साथ प्रेम में पड़ चुकी है और दोनों भागने वाले हैं। इसलिए उन्होंने बानी को पकड़कर एक कमरे में कैद कर दिया। उसका पति और जेठ मिलकर उसे पीटते रहे। काफी समय तक उसे कमरे में कैद रखा गया और मारपीट की गई। फिर एक दिन शीला को बानी की बहुत याद आई तो वह उससे मिलने के लिए चोरी चोरी घर से निकल गई। जब शीला घर से निकली तब बानी के जेठ ने मूंगी लाल के घर पर अपने आदमी भिजवा दिए। उन्होंने मूंगी लाल को खूब पीटा, इतना कि वह बेहोश हो गया। फिर उसके घर को जला दिया गया और आग में मूंगी लाल मर गया। उन लोगों को लगा कि मूंगी लाल के साथ उसकी बेटी भी इस आग में झुलस कर खत्म हो गई होगी, लेकिन शीला तो बानी से मिलने के लिए पहले ही बाहर निकल चुकी थी। वहीं बानी को एक कमरे में कैद करके रखा गया था, जहां उसका पति उसे बुरी तरह पीट रहा था। शीला उस कमरे के पास पहुंच गई जहां बानी को कैद करके पीटा जा रहा था। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थीं।
शीला चुपके से खिड़की से झांक कर सब कुछ देख रही थी। वह बानी को बुरी तरह पीटते हुए और रोते हुए देख रही थी। कहानी सुनाते सुनाते बुढ़िया मुझसे कहती हैं, क्या तुम जानना चाहते हो कि इस गांव की एक और बात? मैंने उत्सुकता से कहा, हाँ, जरूर बताइए। उन्होंने कहा, हमारे गांव को काले जादू की नगरी कहते हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को भी काले जादू की पूरी जानकारी है और वे खुद जादू कर सकते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, तो क्या शीला के पास भी ऐसा कोई काला जादू था? अगर उसके पास काला जादू था तो वह बानी की जान क्यों नहीं बचा पाई? बुढ़िया ने कहा, हाँ, बानी को पीटते हुए देखकर शीला का सब्र टूट गया। जब बानी के पति ने उसे पीटने के लिए हाथ उठाया तो शीला ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करते हुए बानी के पति को हवा में रोक दिया। अचानक उसका पति जमीन पर गिर पड़ा और उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। हालांकि बानी को शीला के काले जादू के बारे में पता था, क्योंकि मूंगी लाल ने उसे बताया था कि उसकी बेटी के पास थोड़ी बहुत काली शक्तियां हैं, लेकिन वह पूरी तरह से परिपक्व नहीं थी। परंतु बानी के अलावा किसी को यह नहीं पता था कि यह सब काला जादू शीला ने किया था। इसलिए पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि बानी ही डायन है और उसने अपने पति को काले जादू से अपंग कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव वाले बानी के पीछे पड़ गए। सभी उसे खत्म करने की बातें करने लगे। गांव की चौपाल में बानी के जेठ ने यह फैसला किया कि उसे जिंदा जलाकर मार डालेंगे। पूरा गांव इस प्रस्ताव से सहमत था। आखिरकार एक दिन का समय तय किया गया कि उसे उसी दिन जलाकर खत्म कर दिया जाएगा। वह दिन भी आ गया जब बानी को जिंदा जलाने के लिए लोग हाथों में मशालें लिए जा रहे थे। वहीं शीला इस पूरी घटना को गांव के एक कोने में खड़ी होकर चुपके से देख रही थी। उसने बानी को बचाने के लिए अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूरा गांव उसे मारने पर तुला था। अंत में बानी के जेठ ने उसे गांव के सामने जला दिया। बानी आग में जलती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। कुछ देर बाद उसकी चीखें सिसकियों में बदल गईं और फिर वह खामोश हो गई। दूर खड़ी शीला यह सब देखती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक बदले की भावना थी। गांव वाले और बानी के परिवार वाले शीला के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें यह लगता था कि शीला अपने पिता के साथ आग में झुलसकर खत्म हो गई थी। कहानी सुनाने के बाद बुढ़िया अचानक चुप हो जाती है और वहां खामोशी छा जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह बोलती हैं, जानते हो असली डायन कौन है? मैंने आंखें फाड़कर पूछा, बताइए अम्मा, कौन है? अम्मा ने कहा, वह शीला ही असली डायन है जो तुम्हारे दोस्त के पीछे पड़ी हुई है और उसे खत्म करने पर तुली हुई है। मैंने पूछा, आपको इतना कैसे पता? अम्मा ने कहा, उसके बारे में जो मैंने तुमसे कहा वह सब सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बानी को जलाने वाला उसका जेठ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त और राहुल के पिताजी ही हैं, और उसका पति राहुल का चाचा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा, कैसे यकीन करूं मैं आपका? बुढ़िया ने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मेरा पूरा लिबास पसीने में भीग गया। मेरी ताकत खत्म हो गई और मैं वहां से उठने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका। बुढ़िया ने मुझसे कहा, मैं ही बानी हूं। यह सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। एक औरत जो मुश्किल से मुझसे 2 फुट पर बैठी है, वह खुद को मरी हुई बता रही है। मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। बुढ़िया ने कहा, शीला के रास्ते में आने की गलती मत करना, नहीं तो तुम भी पछताओगे। इतना कहते ही वह हवा की तरह मेरे शरीर से निकल गई। अब मुझे पता चल चुका था कि शीला इस गांव के अंदर मौजूद है और यहां के लोगों के साथ घुल मिल चुकी है, लेकिन शीला ही असली डायन है, ये बात कोई नहीं जानता। सबको लगता था कि शीला तो अपने पिता के साथ आग में झुलसकर खत्म हो गई थी। थोड़ी देर बाद मैं पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए, लेकिन तब तक वह जा चुकी थी, और जो घर कुछ देर पहले आबाद था वह अब एक जलता हुआ उजड़ा घर था जो मूंगी लाल का था। उसके घर में बहुत खोजबीन के बाद मुझे बड़ी मुश्किल से मगिलाल, उसकी पत्नी और उसकी बेटी शीला की एक तस्वीर मिली, जिसे उसने अपने बक्से में रखा था। उस तस्वीर को देखते ही सब कुछ साफ हो गया। शीला की तस्वीर देखकर मैं हैरान रह गया और समझ गया कि मेरा दोस्त एक बड़े संकट में है। बिना समय गंवाए मैं राहुल के घर की तरफ तेजी से दौड़ा।
अब मेरे सामने पूरी तस्वीर स्पष्ट हो चुकी थी कि राहुल की जान को खतरा है और वह डायन यानी शीला उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगी। बुढ़िया यानी बानी की कही हुई एक एक बात मुझे याद आ रही थी कि वह किसी को नहीं छोड़ेगी। जैसे ही मैं राहुल के घर पहुंचा, सबसे पहले उसके कमरे में भागा और उसे सोते हुए पाया। मैंने उसे जगाया और पूछा, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? राहुल ने बताया कि उसके पिताजी ड्राइवर के साथ उस बाबा को बुलाने गए हैं और उसके चाचा चाची उसकी देख रेख के लिए घर पर हैं। हम चाचा के कमरे में गए तो वहां सिर्फ चाचा थे। हमने उन्हें साथ लिया और बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़े। मगर रास्ते में हमें राहुल के पिताजी की गाड़ी मिली जिसमें ड्राइवर बेहोश पड़ा था, पर राहुल के पिताजी कहीं नहीं थे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि डायन उन्हें उठाकर ले गई है। मैंने चाचा जी से कहा, आप ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराएं और बाबा को यहां लेकर आइए। हम आज ही उस डायन को खत्म कर देंगे। चाचा ड्राइवर को लेकर निकल गए और मैं और राहुल जंगल में अपने अंकल को खोजने लगे। उसी बीच मैंने राहुल को पूरी सच्चाई बता दी कि यह सब क्यों हो रहा है। सच्चाई सुनकर राहुल को बहुत बुरा लगा और वह रोने लगा कि जिनको वह दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मानता था, उन्हीं के कारण यह सब हो रहा है। लेकिन उसके पिताजी थे और वह उन्हें बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार था। मुझे अपने दोस्त पर गर्व महसूस हुआ। रात का समय था और अजीब तरह से चांद लाल हो रहा था, जैसे किसी ने उस पर खून चढ़ा दिया हो। यह देखकर हम दोनों डर गए, लेकिन हमने खोज जारी रखी। थोड़ी देर बाद हम जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक अजीब सा अशोक का पेड़ था। बाहर से वह पेड़ काफी मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह खोखला था। उसके तने के पास एक मोटा सा बिल था, जिसमें कोई भी आसानी से घुस सकता था। बचपन में मैंने सुना था कि पेड़ों के बिल में परियां रहती हैं, लेकिन जो मैंने देखा वह कोई परियां नहीं, बल्कि एक डायन थी। हम जान बचाकर झाड़ियों के पीछे छुप गए और डायन के जाने का इंतजार करने लगे। वह डायन बिल से बाहर निकली और चारों ओर देखने लगी, मानो उसे हमारे होने का आभास हो गया हो। थोड़ी देर बाद वह चली गई। उसके जाने के बाद हम जंगल से बाहर भागे और चाचा का इंतजार करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद चाचा बाबा को लेकर आए। बाबा बहुत तेजस्वी लग रहे थे। उनके माथे पर कोई चिंता की लकीर नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज रात चंद्र ग्रहण है, जो 580 सालों में एक बार आता है। इस रात के कुछ घंटों में डायन बहुत शक्तिशाली होगी। जब तक चंद्र ग्रहण रहेगा, राहुल की जान को खतरा है और चंद्र ग्रहण खत्म होने में अभी भी 3 घंटे बाकी थे। मैंने बाबा से कहा, हम जानते हैं कि डायन कौन है और वह कहाँ रहती है। यह सुनकर सब हैरान हो गए। राहुल के चाचा ने गुस्से में पूछा, कौन है वह? बताओ, अभी उसे जिंदा जला देंगे। मुझे मौका मिल चुका था तो मैंने कहा, क्या वैसे ही जलाओगे जैसे अपनी पहली पत्नी को जलाया था? मेरी बात सुनकर वह शर्म से चुप हो गए। फिर मैंने बताया कि डायन का असली नाम शीला है और दूसरा नाम लाडो है। लाडो का नाम सुनते ही सब चौंक गए, क्योंकि लाडो चाचा जी की दूसरी पत्नी यानी राहुल की चाची का नाम था। यह सुनकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राहुल की चाची ही असली डायन है। चाचा ने गुस्से में मेरा गिरेबान पकड़ लिया और बाहर निकालते हुए पूछा, क्या सबूत है? मैंने कहा, आपको याद है, आपको अपंग करने वाला काला जादू किसी डायन ने किया था और सिर्फ डायन ही काले जादू को तोड़ सकती है। और यही काम आपकी पत्नी लाडो ने किया था, क्योंकि वह असल में शीला है, मगीलाल की बेटी। उसकी बचपन की तस्वीर मैंने मगीलाल के घर में देखी है। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक कमरे से राहुल की चाची यानी शीला बाहर निकली। सभी उसे देखकर डर गए। शीला ने चाचा को पकड़कर उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। बाबा ने इशारा किया कि मैं राहुल को घर के मंदिर में ले जाऊं। बाबा ने शीला पर धुनी फेंकी, जिससे वह तिलमिला उठी और जंगल की ओर भाग गई। बाबा ने कहा कि आज रात वह राहुल की बलि देकर अपने माता पिता को दोबारा जिंदा करेगी। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने में आधा घंटा बाकी था। बाबा ने हमारे चारों ओर आटे का एक घेरा बनाया और कहा, किसी भी हालत में इस घेरे से बाहर मत निकलना। फिर बाबा ध्यान में बैठ गए। तभी हमें राहुल के पिताजी की आवाज सुनाई दी। राहुल उनकी आवाज सुनकर बाहर भागा और मैं उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। तभी शीला ने राहुल पर हमला करने के लिए एक भाला फेंका, लेकिन चाचा बीच में आ गए
और राहुल की जान बचा ली। चाचा ने राहुल से कहा, मुझे और अपने पिताजी को माफ कर दो, ये सब हमारी ही गलती है। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने को था और शीला की ताकत भी खत्म हो रही थी। बाबा ने मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में राख फेंकी और हम सभी उस अशोक के पेड़ के पास आ गए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। चंद्र ग्रहण खत्म होते ही शीला पागल हो गई। उसने अपनी शक्ति से आंधी उठा दी। हम सब अलग हो गए, मगर आवाजें आ रही थीं। अचानक शीला जोर से हंसी और बोली, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। और फिर मैंने वही किया जिससे यह सब शुरू हुआ था। मैं ऊपर गया और देखा कि बाबा ने अपने मंत्रों से उसे काबू कर लिया है। मैंने कहा, बाबा, इस पेड़ के नीचे इसके माँ बाप की लाशें दबी हुई हैं। इस पेड़ को जलाकर इस कहानी का अंत करते हैं। बाबा ने इसकी इजाजत दे दी। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और मां काली का नाम लेते हुए जलती हुई लकड़ी को उस पेड़ पर फेंक दिया। उसने बाबा की कैद से खुद को आजाद किया और जलते हुए उस पेड़ में समा गई। इस तरह से मेरा दोस्त उस डायन के बदले से बच गया। आज 10 साल हो गए उस घटना को। मैं इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त राहुल का फोन आया। उसने कहा, यार नरेश, जानते हो ना, आज ही के दिन मैंने अपने पिताजी को खोया था 10 साल पहले, मगर आज वह वापस आए हैं। उन्हें सब कुछ तो याद नहीं है, बस गांव का नाम याद था और एक महिला उन्हें यहां तक ले आई है। अब पिताजी की देखभाल वही महिला करेंगी। और जानते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम है शीला। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है। यह घटना मेरे गांव के एक दोस्त ने मुझे बताई थी, जो बिहार में घटी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या यह इंटरेस्टिंग थी या बोरिंग?